तो ये धम्मिक स्तूप है। यही वो स्तूप है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दे। ये एक पनिशमेंट था उनके लिए। ऑफ सारनाथ या रूइंस ऑफ सारनाथ, रूइंस कब होगा इसका मैं बताऊंगा। तो सारनाथ की यात्रा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बताता चलूं कि यह प्रस्तुति आप क्यों देखें। अगर आप बुद्ध जी की जीवनी और उनकी यात्रा के इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में, उसके साथ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाहें, जैसे स्तूप क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, बौद्ध विहार क्या होता है, अशोक स्तंभ के बारे में, धर्मराजिका स्तूप के बारे में, धम्मिक स्तूप के बारे में, तो बहुत सारी जानकारियां आपको इस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त होंगी। तो साथियों सारनाथ में पहुंच गया हूं। तो साथियों सारनाथ में हम प्रवेश कर चले हैं धम्मिक स्तूपा के अंदर, और ये अभी जो सामने आप देख रहे हैं यह है 84 स्तूपा। यह वह स्थान है जहां पर बौद्ध धर्मावलंबी मतलब मेडिटेशन और ध्यान और योग करते थे। काफ़ी पुराना यह हेरिटेज है, लगभग 2300 साल पुराना। और आपको बताता चलूं कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत आता है। तो आपको ऑनलाइन 20 रुपये अदा करने होते हैं टिकट, मतलब प्रवेश शुल्क के तौर पर। इसके साथ आपको बताता चलूं साथियों, सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तन या मृगदाय था, क्योंकि सारनाथ के समीप ही महादेव सारंगनाथ, सारंग मतलब मृग होता है, मृगों के महादेव का मंदिर है सारंगनाथ। तो उससे मिलता जुलता नाम आगे जाके अपभ्रंश होके सारनाथ इस जगह का नाम पड़ा। पूरा इलाका जो है ये सारनाथ बोला जाता है, पूरा इलाका, चाहे ये अंदर का हो या बाहर का हो। लेकिन सारनाथ जो नेम है वो 250-300 वर्ष पुराना है, जो कि सारंगनाथ के नेम पर पड़ा है। उसके बाद अपभ्रंश होके उसका नाम सारनाथ है। ठीक है। उसके बाद ये जो मेन जो एरिया है ये, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ सारनाथ या रूइंस ऑफ सारनाथ। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ सारनाथ या रूइंस ऑफ सारनाथ। रूइंस कब होगा इसका मैं बताऊंगा। भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश देके बौद्ध धर्म की स्थापना की है। ठीक है। इसको धम्मिक स्तूप बोलते हैं, और धम्मिक स्तूप के नाम से प्रचलित है ये। इसको उद्देशिक स्तूप भी बोलते हैं, कॉमेरेटिव स्तूप भी बोलते हैं। इस स्तूप को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्टिकल डिगिंग किया। आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्टिकल डिगिंग किया, तो ब्रिटिश अशोक के काल के ब्रिक्स मिले। पता चला कि उसका जब जांच किया जब उसको, तो अशोक के समय के ब्रिक्स मिले, तो प्रूव किया कि नहीं, अशोक ने पहले इसके भीतर स्तूप बनवाए थे। अशोक के समय में स्तूप छोटे बनते थे, 50 फुट, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हाइट के होते थे, तो इसके भीतर वो प्रूफ हो गया। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर ये गुप्त काल का है, 5th सेंचुरी AD का। मैं बताया था कि जब राजे अशोक के बाद जो उसका एरिया बढ़ाते जाते थे, हाइट बढ़ाते थे, तो ये जो है अभी गुप्त काल का 5th सेंचुरी AD, यानी 1500 ईयर्स ओल्ड। हाँ लगभग। तो ये 110 फीट है टॉप टू बॉटम पूरा। ये पत्थर लगा हुआ है। मैं बताया ना कि कनिष्क के समय से सादा पत्थर लगाने लगे। उसके बाद डिजाइन वाला जो बौद्ध घटनाओं के ऊपर, भगवान बुद्ध के घटनाओं के ऊपर जो पत्थर लगते थे, ये जो घटनाएं घटी थी उनके ऊपर, और जातक कथाओं में जो थे उनके ऊपर बनवाने लगा पुष्प सुंग, ये चीजें उसके ऊपर डिजाइन करवाना पत्थर का। तो ये धम्मिक स्तूप है। यही वो स्तूप है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दे के बौद्ध धर्म की स्थापना की है। इसकी हाइट टॉप टू बॉटम 110 फीट है, लगभग थोड़ा कम 33.35 मीटर, वही लगभग 110 फुट मान लीजिए। आपने बताया सबसे पहले इसको अशोक ने बनवाया था। हाँ, इसके भीतर जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब डिगिंग किया, तो उसके काल के ब्रिक्स मिले, उसके जांच किया गया।
ठीक है, तो प्रूफ किया कि नहीं 3rd सेंचुरी बीसी में, क्योंकि उसमें गोला है ना छोटा, उसी आकार के बनते थे स्तूप अशोक के समय। बाद में राजाओं ने एरिया बढ़ाते गए, उसके हाइट बढ़ाता गया, तो अभी ये गुप्त काल का 5th सेंचुरी AD 1500 ईयर्स ओल्ड लगभग ये है। और ये जो डिजाइन है देखिए, कमल, मैं बताया ना कमल का क्यों जन्म से रिलेटेड, ये सब देखिए, पेटल्स भी देखिए कमल का ही बना हुआ है। तो ये सब प्रूफ करता आले जो नीसेस कि ये गुप्त काल का है। ये सब पुराना है 5th सेंचुरी AD का। ये सब आगे दिखाएंगे कुछ नया, इसको प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया इसको। Wala na po ito. Wala na mo yan mo kung yan sa ये देखिए, जब बुद्ध आए यहाँ पर तो कहाँ पर थे, तो ये यहीं पर थे। वो यही बुद्ध का मंदिर है, बोला जाता है ओरिजिनल मंदिर जो बुद्ध का कहाँ है, तो यही है। इसको मूल गंध कुटी विहार बोला जाता है। तो बुद्ध जब आए 6th सेंचुरी BC में, 3 महीने तक यहाँ पर थे। तो गांव के लोगों ने हट बना दिया, झोपड़ी जिस चीज़ से बनती है, लकड़ी, घास, पुआल जो पोरा होता है, इस सब चीज़ों से उन्होंने एक छोटा सा हट बना दिया। यहीं पर थे, उन्होंने प्रथम उपदेश दिए और 61 डिसाइपल इंक्लूडिंग 5 सबको यहाँ पर बनाए वो। फिर यहाँ से बौद्ध धर्म प्रचार के लोग जाते हैं, सब हिंदू ही थे, बाद में बौद्ध धर्म से अपना लिए थे। तो उन्होंने मन्नतें जो पूरी होती थी, मनौती मानते थे, मन्नतें पूरी होती थी तो आकर के यहाँ बनवा देते थे सब, ये छोटे छोटे, इसीलिए इसको मनौती स्तूप बोलते हैं। अच्छा, जिस तरह हिंदुओं में हाँ, मन्नतें मांगी तो किए, तो यहाँ भगवान बुद्ध के नाम पर बनाते थे छोटे छोटे स्तूप। इनकी साइज ऐसी थी, खुदाई में निकला है। तो ये इसका पीरियड है लगभग 4th सेंचुरी AD गुप्त काल, 5th सेंचुरी AD में भी 4th सेंचुरी AD से लगभग 1194 के पहले तक, 1194 एंड ऑफ द 12th सेंचुरी AD के पहले तक, जो भी अपना जिनकी इच्छा हुई बनवाते गए, करते। बौद्ध धर्म में धार्मिक रूप से 4 स्तूप बनते थे। पहला था ये रेलिक्स स्तूप, रेलिक्स स्तूप, दूसरा पारिभौतिक स्तूप, तीसरा उद्देशिक स्तूप, ऑब्जेक्टिव या कॉमेमोरेटिव स्तूप, और चौथा था मनौती स्तूप, ये उसको इंग्लिश में वोटिव स्तूप बोलते हैं। तो जो रेलिक्स स्तूप होता था, भगवान बुद्ध 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किए, 45 वर्ष तक स्पीच दिए, और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उनका डेथ हुआ तो उनका डेड बॉडी को जलाया गया। जब जलाया गया तो राजाओं में, मैंने बताया कि 6th सेंचुरी BC में 10 रिपब्लिक और 16 महाजनपद थे। तो राजा बोलने लगे कि हम लेंगे उनके ऐश को, हम लेंगे उनके ऐश को। तो एक ब्राह्मण था, उसने डिवीजन किया, हाँ, राख को। तो उसके एक ब्राह्मण था, उसने डिवीजन किया 8 पार्ट में। तो एक पार्ट अपने लिया इसका, 8 पार्ट राजाओं को दे दिया। तो राजाओं ने पॉट जो था पत्थर के कलश, उसमें भर करके ले गए अपने अपने जगह। सभी स्तूप बना के ऊपर से करीब 10 फीट से 20 फीट के नीचे रखते थे, या कहीं कहीं 5 फीट भी रखते थे। मैंने 5 फीट से 20 फुट नीचे रखते थे वो कलश को, स्तूप। तो उसको बोला जाता है रेलिक्स स्तूप। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शारीरिक स्तूप, जो शरीर के जलने पर वो बना। और ऐसे उसका नाम धर्मराजिका स्तूप भी है। यहाँ पर देखें धर्मराजिका, ये वाला धर्मराजिका। हाँ, तो ये धर्मराजिका स्तूप है। यहाँ पे मतलब ये स्तूप 8 रेलिक्स में एक रेलिक्स ये भी है? नहीं, उसका भी मैं बाद में बताऊंगा। हाँ। पहले इसका मैं बता दूं। हाँ। इसका पहले, हाँ, तो वो 8 बन गया ना। हाँ। उसके बाद फिर जब अशोक आता है 3rd सेंचुरी BC में, तो उसने क्या किया कि 8 में से एक को छोड़ करके 7 को ऊपर से ओपन करवाया। वो ओपन करवा करके करीब थोड़ा थोड़ा ऐसे जो निकलवाया, उसमें लगभग 10% छोड़ दिया, और निकलवा करके उसने मिक्स करके एक कलेक्ट किया, ठीक है। और 10% छोड़ के उसने फिर पैक करवा दिया। कलेक्ट करके उसने क्या किया कि सैकड़ों स्तूप बनवाए, रेलिक्स स्तूप, शारीरिक स्तूप, न कि अन्य स्तूप, ठीक है। हाँ, ये मेन चीज है। तो उसने बनवाए शारीरिक या रेलिक्स स्तूप सैकड़ों पूरे भारत में। तो सारनाथ में उसने भी एक बनवाया 3rd सेंचुरी BC में, ठीक। तो पहले उसने यही बनवाया,
रेलिक्स स्तूप यहाँ पे बनवाया और पूरा बन गया ये। लेकिन अभी ये सिर्फ बेस इसका बचा हुआ है, ये दुर्भाग्यवश टूट गया। अब कैसे टूटा? 1794 में ये, और उसके पहले भी एक किंग थे ना यहाँ बनारस में, चेत सिंह का घाट भी है, तो उनका मिनिस्टर था, दीवान था जगत सिंह। उन्हें तो पता नहीं था कि ये है क्या चीज, तो बौद्ध से रिलेटेड चीजें थी। तो यहाँ आया, उसने सारे ब्रिक्स को खुलवा लिया, खुलवा करके ऐसा किताबों में लिखा है, उसने अपना घर बनवाया, थोड़ा स्ट्रीट बनवाया, तो स्ट्रीट बनवाया, उतना तो नहीं मिला, घर और बनवा के रूम बनवाया होगा, जेठ जितना ही बनवाया हो, उसके बाद स्ट्रीट कुछ बनवाया, अपना उतना काम भर काम कर लिया। उसके जो वर्कर्स उसको एक मिला था कैस्केट्स पॉट पत्थर का, उसके भीतर एक और पॉट मिला था संगमरमर का, उसी में ऐसे रखे हुए थे, हड्डी ऐसे चूड़ा ये सब तो रखे हुए थे। तो उसके बाद वो फेंकवा दिया उसको गंगा जी में, काशी में, क्योंकि बौद्ध के लिए तो शुभ स्थान है, बौद्धों के लिए पूजा का जगह है वो स्तूप। हड्डी भी पूजा का है, उनको पूजा करते हैं उसका भी स्तूप बनवा के। लेकिन अनऑस्पिशियस, अशुभ है, शुभ नहीं है वो हिंदू धर्म के लिए, तो उसने फेंकवा दिया कहाँ? गंगा जी में। और वो जो बड़ा वाला था वो नेशनल म्यूजियम कलकत्ता में आज भी है, उसे घर से मिला था जोनाथन डंकन को, जो था कमिश्नर खुजवाया था, तो वहाँ पर रखा हुआ। तब से 1794 से ये एजिटी एज पड़ा हुआ है, ये धर्मराज का सिर्फ बेस बचा हुआ है। तो अशोक के समय में छोटे स्तूप बनते थे 50 फीट या उसी के थोड़ा अधिक या थोड़ा कम लगभग, ठीक है। बुलबुला होता है ना उस आकार के, ऐसे एक अंडा को काट दीजिए हाफ उस टाइप के। उसके बाद के जो राजा थे वो क्या इसका एरिया बढ़ाते गए और हाइट भी बढ़ाते गए, तो ये इसकी स्थिति है। अब चलते हैं हम अशोकन पिलर की ओर। तो इसके बाद जो बताया मैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण, तो उसके बाद जो वो बताया कि राजा जो थे वो जब वो सुधार करने लगे शंकराचार्य, तो उनको अधिक प्रश्रय देने लगे, इधर से आते हैं, और बौद्ध धर्म को कम प्रश्रय मिलने लगा, क्योंकि अशोक के बाद कोई राजा नहीं था जो बौद्ध धर्म को संरक्षित कर पाए। इधर इन लोगों तो पहले ही गिरा दिए थे, बाद में गिरा ही दिए। उसके बाद जो संस्कृत, जो पाली भाषा में लिखा, ये पाली कर रहा हूँ, प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट पाली भाषा, अरे ये प्राकृत भाषा, पाली भाषा नहीं, प्राकृत भाषा जो लोकल लैंग्वेज था, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो भाषा में पूरा उपदेश दिए थे वो। तो उसके बाद जो कि लोकल लोग ही लैंग्वेज जानते थे, पाली भाषा नहीं, पाली भाषा थोड़ा टिपिकल था, प्राकृत से ही पाली बना, मागधी, अर्ध मागधी, ये सब प्राकृत लोकल, जैसे भोजपुरी है। तो गौतम बुद्ध को कौन सा लैंग्वेज दिया था? भाषा जो दिए थे वो प्राकृत भाषा, प्राकृतिक, प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत, हाँ प्राकृत। पाली में भी दिए लेकिन कम, मेन प्राकृत था। अशोकन पिलर, और ये 3rd सेंचुरी BC में अशोक ने यहाँ पर स्थापित करवाया था, और ये सैंड स्टोन का बना है, बलुआ पत्थर का, इसके ऊपर पॉलिश भी है, और ये 50 फीट का था। एक मोनोलिथिक पिलर बना था, उसके ऊपर एनिमल होता था कोई न कोई। यहाँ पर 4 लाइन बैक टू बैक बैठे हुए थे, जो म्यूजियम में है, और इसके ऊपर पॉलिश भी है, ये अच्छी पॉलिश है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये तो सैंड स्टोन है, बलुआ पत्थर, लेकिन पॉलिश के ऊपर है। और भगवान इसको 1194 में तुर्क मुस्लिम ने, फॉरेन मुस्लिम इन्वेडरों ने इसे तोड़ दिया, तब से यहीं पर है। मेन जो है वो सेंटर वाला वही है, और इसके अन्य पार्ट जो अलग अलग ASI ने यहाँ पर रखवा दिया है। और इसके ऊपर जो भाषा लिखी हुई है वो प्राकृत भाषा है, और लिपि जो है स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। हाँ, इस प्राकृतिक में लिखा गया, प्राकृत भाषा को बोलेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। ऐसा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ हाँ, जो भाषा बोलेंगे हिंदी, और लिपि बोलेंगे देवनागरी। इसी से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, ब्राह्मी से ही। भारत में जितनी भाषाएं हैं सबकी जन्मदाता यही लिपि है। उसके बाद फिर इसके ऊपर बुद्ध बने, सिद्धार्थ से कहा, वहाँ बोध गया में बुद्ध धम्म संघ की स्थापना यहाँ की है, इसलिए 3 रत्न बोलते हैं बौद्ध धर्म में, 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध वहां बने, धम्म संघ की स्थापना यहाँ की है। संघ मतलब एसोसिएशन ऑफ मोंक। तो यहाँ टोटल 5 को दिए प्रथम उपदेश देके, वहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसके अलावा और शिष्य बनाए, टोटल 61 डिसाइपल यहाँ।
तो उन्हीं के समय, अशोक के समय बहुत संघों में विभेद हो गया था, कॉन्स्पिरेसी, कई मतों में डिवीजन होने लगा था। अशोक इससे बहुत खुश नहीं था, इसीलिए उसने थ्रेटनिंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए स्क्रिप्ट लिखवाता था, सब में नहीं कुछ पिलरों में लिखवाया था यहाँ पर कि जो भी भिक्षु भिक्षुणी संघ में विभेद करेंगे, षड्यंत्र करेंगे या इल स्पीकिंग अपशब्द बोलेंगे, उनको संघ से सफेद कपड़ा पहना करके बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। फिर उनकी संघ में पुनः वापसी नहीं होगी। ये एक पनिशमेंट था उनके लिए, ठीक। अब चलते हैं हम लोग। मंदिर है, ये एक्चुअली बौद्ध मंदिर है, एक कंसेप्ट हिंदू धर्म से ही लिया गया है। यहाँ पर देखिए जो डिजाइन है ना, ये गुप्त काल का इंडिकेट करते हैं। जो गुप्त काल को गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग बोला जाता है। समुद्रगुप्त काल का और भी लोग थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, वो भी गोल्डन पीरियड बोला जाता है। इसमें आर्ट लिटरेचर जो था और स्कल्पचर आर्ट, ये सब बहुत उन्नत कंडीशन में थे। तो इसीलिए ये डिजाइन से प्रूफ करता है कि गुप्त काल का है, 1500 वर्ष पुराना लगभग। और ये नीचे जो ताखे बने हैं, इसमें बुद्ध की मूर्तियां थी, ठीक ऐसे उधर भी है, बुद्ध की मूर्तियां थी। ये सब तोड़ दिए उन लोगों ने, मंदिर भी तोड़ दिए। बनते थे। शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है, सिंपल में होता है माउंड, ढूहा मिट्टी का, ये स्तूप हो गया, ठीक। ऐसे बौद्ध धर्मों के लिए, बौद्ध धर्म का मतलब है, बौद्ध धर्म में इसका मतलब है बुद्धिस्ट श्राइन प्लेस, बौद्ध पूजा स्थल। तो इधर आइए, बौद्ध पूजा स्थल, उनके लिए स्तूप। ऐसे जो सिंपल में एक माउंड, मिट्टी का ढूहा, ये हो गया। लेकिन इसका जो उल्लेख आता है उसमें ऋग्वेद में, सर्वप्रथम यज्ञ वेदी से उठते हुए लौ को स्तूप कहा गया है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। उसके बाद बौद्ध विहार मतलब जहाँ पे, हाँ तो इसका उल्लेख उस समय से, उस स्तूप वहीं से आया हुआ है। अब ठीक है, बिहार का मतलब होता है रहने का स्थान, यहाँ भिक्षु भिक्षुणियां रहते हैं, रेसिडेंशियल प्लेस, वो बिहार बुलाता है। तो वो हो गया। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध जो स्वयं बोलते हैं, उनके शिष्य जो था आनंद कजिन, कि आपके न रहने के बाद कैसे हम लोग याद करेंगे आपको। विनय पिटक एक ग्रंथ है, 3 मेन ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, उसमें एक विनय पिटक, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि हिंदू राजा महाराजाओं के स्तूप चौराहे पर, उसमें चतु महापद ऐसे शब्द है, मैंने चौराहे पर बनवाए जाते थे, ठीक है। जैसे कि हिंदू राजाएं महाराजाओं के फूले शरीर जिस पे जलता था, वहां पर चौराहे पर स्तूप बनवाए जाते थे, वैसा स्तूप बनवाना है। किनारे किनारे बना हुआ है, रूम बना, एंट्रेंस इधर से था, 3 तरफ रूम थे, बरामदा है, कोर्ट यार्ड है, कुआं है, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, सब चीज, खाना बनाने के लिए सब उपयोग उस समय पानी का यही साधन था। आज भी बहुत से गांव में कुआं ही साधन है। तो ये 3 स्टोरी था, इसका बेस जो चौड़ा है तो मानते लगभग 3 स्टोरी था ये, और सब तोड़ दिए। सैकड़ों भिक्षुओं को एकत्र करवाए उन लोगों ने, और तब से एज इट इज से पड़ा हुआ है, 1194 से लेके एज इट इज पूरा खंडर में चेंज हो गया अभी। तो महेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह, या जो पौराणिक, क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब बौद्ध जी का संबंधित जो स्थान है सारनाथ, इसके विभिन्न भागों को और जो भी पुरातात्विक स्थान है उसके बारे में बताया, और बहुत बारीकी से इतिहास का संबंध उससे क्या था वह बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। है तो अगर आप बनारस की यात्रा पे आए तो यहाँ अवश्य ही सारनाथ लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आकर इस आर्कियोलॉजिकल साइट को अवश्य देखें। आपको अपने इतिहास और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई संबंधित जानकारियां अच्छी खासी प्राप्त होगी। सब वियतनाम के हैं शायद, इसमें पोशाक जो होता है ना, ऐसा कलर, ये सब वियतनामी है।
भगवान बुद्ध का जो जन्म 6th सेंचुरी BC में हुआ था लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में उस समय तो वो इंडिया का पार्ट था, लेकिन आज जो ये है वो नेपाल में है, अलग कंट्री में हो गया वो। तो 6th सेंचुरी BC में हमारे जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो 16 महाजनपद थे और 10 रिपब्लिक, तो 16 महाजनपद जो थे वो राजतंत्र थे, मोनार्की, उसमें किंगशिप था, राजा लोग शासन करते थे। और 10 रिपब्लिक था, वो था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र था वहाँ पे। तो उसमें से साक रिपब्लिक एक था, जिनके जो किंग थे सुधोधन थे, उन्हीं के पुत्र थे सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बनते हैं। तो उनका जो राजधानी था साक रिपब्लिक का, साके गणराज्य का, उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ठीक है, तो उनके जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो जो 7 डेज ओल्ड थे, 7 दिन के, सिद्धार्थ जो उनका बचपन का नाम था, तो उनकी माँ का डेथ हो गया। ठीक है, तो फिर उनकी मौसी जो थी उनसे शादी कर ली उनके फादर। उसके बाद फिर वो 16 वर्ष के होते हैं तो उनकी शादी कोली डायनेस्टी की कन्या यशोधरा से होता है, जो उसके बगल में ही वो डायनेस्टी था। उसके बीच में नदी बहती थी, रोहिणी नदी, तो वहाँ शादी हुआ 16 वर्ष के अवस्था में। फिर एक दिन वो अपने कैपिटल सिटी कपिलवस्तु को घूम रहे थे, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन लोग कहते हैं। तो वहाँ उन्होंने 4 सीन देखे घूमते हुए कि ओल्ड पर्सन, सिक पर्सन, डेड बॉडी, हिंदू सेंट। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमको भी इस स्टेज से पास होना है, तो क्या ऐसा हम करें कि संसार के दुख को रिमूव कर सकें। तो उन्होंने वो गृह त्याग के बारे में सोचा कि घर का त्याग करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया और 29 वर्ष की अवस्था में, उनका एक लड़का भी था, 1 साल का मानते, जो चित्र दिखाते लोग लगभग 1 वर्ष का था। हाँ, राहुल नाम था, राहुल नाम था। तो वो अपने पिता राहुल, अपनी पत्नी, अपनी मौसी, सबको छोड़ करके वो चले आते हैं। वहाँ से कपिलवस्तु से आते हैं, कहाँ पर? कपिलवस्तु वो उधर वाला नेपाल वाला नहीं है, वो इंडिया वाला, सिद्धार्थ नगर जो जिला है वहाँ वाला, वहीं पर मेन पाया गया उनका। और वो मेन जन्म वाला तो मिल गया वहाँ नेपाल में ही चला गया वो आज भी। तो वहाँ से आगे कहाँ पे वो चले गए, बिहार में गया है, इसके पास में बोध गया जगह है। तो उस समय बोध गया तो नाम था या नहीं, उर्वेला नाम था। तो बोध गया नाम, जब बोध मतलब ज्ञान होता है, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उर्वेला से बोध गया हुआ। तो वहाँ चले गए तो 5 मित्र उनको मिले वहाँ पे, सब मेडिटेशन करते, यही सर्च कर रहे थे, व्हाट इज द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ बाय विच वी कैन रिमूव द सारो ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बाद तरह थे, इन लोगों में कमिटमेंट हुआ अपना कि हम लोग फास्टिंग करेंगे। तो कमजोर हो गए थे, वीक हो गए थे। तो एक सुजाता नाम की लड़की थी, अनमैरिड थी, वो खीर लेके आई, वो रिच पर्सन की लड़की थी, तो खाने के लिए दी। तो खाते हैं, बोली कि ऐसे आप करेंगे तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो खाते हैं खीर, तो उनके मित्र खुश नहीं होते, वो वापस वहाँ से चले आते हैं विदाउट गेटिंग इनलाइटमेंट, बिना ज्ञान प्राप्त किए वो यहाँ चले आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चौखंडी स्तूप रास्ते में, 1/2 किलोमीटर इधर, तो वहीं आके, चूंकि सब पूरा जंगल एरिया था 6th सेंचुरी BC में, और तो यहीं आके वो रहने लगे चौखंडी स्तूप के पास, उनके 5 मित्र जो थे। और 16 महाजन में बताया मैं, तो उसमें एक काशी भी था, उसकी वाराणसी राजधानी थी। लेकिन वो तो शहरी इलाका था, ये 10 किलोमीटर इधर है, रिमोट इलाका, जंगल था, जिसको बोलते हैं ना, तो ऋषि पतन मृगदाव जो मेन नाम है। तो यहाँ ऋषि रहते थे, मृग भी रहते थे, ऋषि पतन मृगदाव।